23 जनवरी 2023। ये दिन ऐसा था जब मैंने आपके सामने एक ऐसी होममेड टाइम मशीन को बना के रखा जिसकी मदद से हम पास्ट में पीछे देख रहे हैं। जब मैंने इसको बनाया तो मैंने जो सोचा था इसने उम्मीद से ज़्यादा अच्छा काम करके मुझे दिया। और ये खाली एक होममेड मशीन ही नहीं, ये एक ऐसी चीज़ थी जिसने मेरे और आपकी क्यूरियोसिटी को बढ़ाया और अंतरिक्ष को खंगालने में रुचि बढ़ाई। उसके बाद बहुत से लोगों ने अपने घर पे टेलीस्कोप को बनाया और मुझे डीएम करके भी दिखाया और नए नए टेलीस्कोप भी खरीदे, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला। ये देख सकते हैं, मैंने ना विशेष भाई अपने सपोज सर भाई की वीडियो देख के टेलीस्कोप बनाया, बहुत ही अच्छा बना है। तो थैंक यू विशेष भाई ये चीज़ शेयर करने के लिए। और मैंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क आप लोगों के लिए करना स्टार्ट किया। मुझे खुशी हुई कि मैंने जो भी काम यहाँ पे किया अपने भारत में सभी को पसंद यहाँ पे आ रहा है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार इतने समय में वीडियो क्यों लाता है। तो दोस्तों, अगर आप ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं जिसमें काफ़ी समय देना पड़े तो उसमें समय लग जाता है। अगर आप एक एस्ट्रो फोटोग्राफर हैं तो आप समझते होंगे हर उस चीज़ को जो दिक्कतें बनाती हैं और उन्हें हमें रिजोल्व करना होता है और इंतज़ार करना पड़ता है। और ऐसा ही चल रहा था पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ में, चाहे वो मौसम ख़राब हो या मेरी तबीयत ख़राब हो या यहाँ पे मौसम की वजह से लाइट का ना आना हो। क्योंकि जिस लोकेशन पे मैं रहता हूँ एक गांव है, क्योंकि अगर आप गांव से अगर देख रहे हैं मुझको तो आप समझते होंगे कि यहाँ पे लाइट की दिक्कत कितनी ज़्यादा रहती है। बैकअप से ज़्यादा देर काम यहाँ पे नहीं करते हैं। तो मुझे जितना भी टाइम मिलता था लाइट में काम करने को, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट मैंने आज मून पे बनाया है इसमें काफ़ी समय गया है प्रोसेसिंग करने में, कैप्चरिंग करने में, वो आगे आपको पता लगेगा। आज से पहले मैंने जो भी इस 50 mm के अपने टेलीस्कोप से कैप्चर करके रिजल्ट को आपके सामने रखा वो भी आपको पसंद आए, और साथ में आपको मैंने एक झलक अपने मामा यानी कि मून की भी दिखाई। मैंने आपको दिखाया था ISS जब ट्रांजिट हुआ था मून के सामने से, तो उसमें आपने एक क्लोजअप देखा था मून का, लेकिन उसमें डिटेल्स नहीं थी। लेकिन आज तक मैंने मून को डिटेल में प्रोसेस करके नहीं देखा, और ये प्रोजेक्ट इसलिए लंबा यहाँ पे खिंच गया क्योंकि इस प्रोजेक्ट को अगर आप भी करेंगे तो आपको ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है जो आप यहाँ पे सोच भी नहीं सकते हैं। तो यही सारी चीज़ों को आज मैंने पूरा कंबाइन कर दिया है वीडियो में। बहुत लंबा हो सकता है वीडियो, तो आप पेशेंस रखना और देखना। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि हमने मून को कितनी डिटेल में कैप्चर किया है, लेकिन वो ज़्यादा ज़रूरी है जिन चीज़ों की वजह से हम इसे डिटेल में कैप्चर करते हैं और कैप्चर नहीं कर पाते हैं। वीडियो को अंत तक देख सकते हैं और अच्छा लगे तो मुझे मोटिवेट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं एक और नई रोमांचक एस्ट्रो फोटोग्राफी वीडियो में, जिसमें आपके साथ साथ मुझे खुद मज़ा यहाँ पे आता है, क्योंकि ये चीज़ें मैं पहली बार खुद से कर रहा हूँ तो मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है। जब भी मैं चंद्रमा को देखता हूँ तो मुझे मेरे मामा की याद आ जाती है, क्योंकि हम लोगों को बचपन में दादा दादी या चाचा चाची की कहानियों में सुनने को मिलता था कि भाई वो जो आसमान में दिखाई देता है रात में वो हमारा चंदा मामा होता है। आई थिंक आप लोगों ने भी उन कहानियों को सुना होगा। और मेरा मन यह करता है कि मैं किसी तरह से चंद्रमा को तोड़ के लाके और उसे अपने पास रखूं और उसके साथ में खेलूं और उसे लेके सो जाऊं। और आप में से कुछ ने बचपन में एक कहानी जरूर सुनी होगी कि ऊपर पंखा चलता है नीचे बेबी सोता है। आज के समय में उल्टा यहाँ पे हो रहा है। कैसे? ऊपर आसमान चलता है, नीचे एस्ट्रो फोटोग्राफर सोता है। और उस कहानी का मेन पार्ट जो था वो ये था कि नाना गए दिल्ली और दिल्ली से लाए 2 बिल्ली, जिसमें एक बिल्ली काली। तो आज वो बात मुझे सच होती हुई दिखाई दे रही है। कैसे? जब भी मैं रात में यूनिवर्स को देखता हूँ तो मुझे अपनी एक आंख को काली करना पड़ता है, तब जाके एक आई पीस से मैं ब्रह्मांड को टेलीस्कोप से देखता हूँ। तो चलिए, बहुत मजाक हुआ। चंद्रमा हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। ये दूरी हमेशा फिक्स नहीं रहती है। चंद्रमा जब पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है तो यह 3,60,000 किलोमीटर की दूरी पर होता है, और यहाँ पर हमें मून थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है। और जब ये हमारी पृथ्वी से सबसे दूर होता है तो इसकी दूरी 4,05,000 किलोमीटर होती है, और इसमें थोड़ा सा मून हमें छोटा दिखाई देता है। और दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि हर साल हमारा जो मून है ये पृथ्वी से दूर होता जा रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि हमें टोटल सोलर एक्लिप्स दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये हर साल 1.5 इंच दूर जा रहा है।
ब्रह्मांड में जिस भी लाइट को हम देखते हैं वो उसका बीता हुआ कल होता है। ऐसे ही हम मून को जब भी देखते हैं तो वह उसका बीता हुआ कल होता है, यानी हम उसे 1.3 सेकंड पुरानी लाइट को देख रहे हैं जो उससे हमारी धरती तक आ रही है। दोस्तों, आज से लगभग 6-7 साल पहले जब मैं मून को अपने स्मार्टफोन से कैप्चर करता था और उसके रिजल्ट को देखता था तो मैं बेहद खुश होता था कि भाई मैंने मून को अच्छे से कैप्चर कर लिया है। उसके बाद धीरे धीरे समय बीता 1-2 साल का, फिर हमारे पास एक छोटा कैमरा आया जो 21 मेगापिक्सल का था, जो 36 mm का था, जिसका नाम निकॉन कोलपिक्स 3600 है। मैं जब उससे जूम करके देखता था मून को तो उसको और अच्छे से मैं देख पाता था, लेकिन उसकी मुझे डिटेल्स यहाँ पे नहीं मिलती थी। यहाँ पे डिटेल्स की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। क्यों हम मून को डिटेल्स में कैप्चर करना चाहते हैं, इसके पीछे बहुत बड़ी बात है। अगर हम बात करें अपने सोलर सिस्टम के ग्रहों की तो हम उनको ज़्यादा डिटेल में कैप्चर ना भी कर पाएँ, अगर हम उनका थोड़ा वो सरफेस एरिया देख भी लेते हैं या क्लाउड्स हम देख लेते हैं किसी प्लैनेट के जैसे जुपिटर, तो हम बेहद खुश होते हैं। लेकिन मून हमारा नज़दीकी नेचुरल सैटेलाइट है और जिसके क्रेटर हमें लुभाते हैं कि हम इसे डिटेल में देखें, इसलिए हम इसे डिटेल में कैप्चर करना चाहते हैं। और आप यहाँ पे सोचते होंगे कि भी जब हम मून को फर्स्ट फेज में देखते हैं तो उसके कुछ क्रेटर दिखते हैं, जब वो हाफ आ जाता है यानी 50% में होता है तो उसके क्रेटर काफ़ी ज़्यादा हमें चमकने लगते हैं। लेकिन उसके ही उल्टा जब हम फुल मून को कैप्चर करते हैं तो क्वालिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। कुछ क्रेटर्स ही हमें चमक पाते हैं डिटेल में, बाकी हमें कुछ यहाँ पे नहीं चमकता है। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। इसको समझने के लिए कुछ बातों का पता होना जरूरी है। सबसे पहले मून पर जो सन से लाइट आ रही है उसे मून 7% रिफ्लेक्ट करके हमारी धरती तक भेजता है, बाकी 93% लाइट को वो एब्जॉर्व कर लेता है और उसी 7% लाइट से फुल मून पर पूरी रात्रि जगमगा उठती है। जब पूर्णिमा होता है यानी फुल मून होता है तो जो रोशनी रिफ्लेक्ट होकर हमारी धरती पर पड़ती है, सेम हमारे सोलर सिस्टम में जो ड्वार्फ प्लैनेट है प्लूटो, हमारे सन से उस पर सिर्फ इतनी ही लाइट पहुंचती है जितनी मून से हमारी धरती पर आती है। तो आप समझ सकते हैं कि प्लूटो जो है वो कितना ज़्यादा दूर है और कितनी कम रोशनी प्लूटो तक पहुँच पाती है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है, जब मून से जो रोशनी हमारे टेलीस्कोप के मिरर या लेंस से पास होके आईपीस के थ्रू हम आंख से देखते हैं तो हमें डिटेल अच्छी दिखती हैं, लेकिन उसी के उल्टा जब हम अपने स्मार्टफोन को या किसी कैमरा को आईपीस के थ्रू देखते हैं तो उसकी क्वालिटी घट जाती है और हमें एक्सपोजर भी घटाने पड़ जाते हैं। तब जाके हमें मून के साथ उसका सरफेस कुछ देखना को मिलता है। यहाँ पे डिटेल खो देते हैं हम। क्यों, ऐसा क्यों होता है? यहाँ पर होता ये है, जो लाइट हमारे सेंसर से या मिरर पे होके गुजर रही है आईपीस में जाती है, उसमें एक ग्लास लगा हो सकता है। अगर आप थर्ड क्लास का यूज यहाँ पे करते हैं तो प्लास्टिक का वो आईपीस हो सकता है। उसके बाद हमारे स्मार्टफोन का एक कांच होता है जो प्रोटेक्शन कांच होता है, जो सबसे ऊपर लगा होता है। उसके बाद हमारा जो लेंस है कैमरा का, उसमें एक लेंस होता है जो कांच का ही होता है। तब उससे लाइट पहुँच के मोबाइल के सेंसर पे इमेज बनाती है, तब हमें वो दिखता है। तो इस प्रोसेस में काफी सारे लेयर्स में से गुजर के जाती है लाइट और हमारे स्मार्टफोन या कैमरा में एक IR फिल्टर भी होता है, जिससे कुछ ऐसी वेवलेंथ की लाइट्स होती हैं जो ब्लॉक हो जाती हैं, जिनमें डिटेल्स होती हैं और हम उसे अच्छे से नहीं देख पाते हैं। लाइक जैसे मिनरल्स हैं मून के, उन्हें हम नहीं देख पाते हैं। आप अगर एस्ट्रो फोटोग्राफर हैं तो आपने नोटिस किया होगा, जब आपने टी रिंग के साथ अपने DSLR को डायरेक्ट टेलीस्कोप में माउंट किया होगा तो आपने काफ़ी अच्छी डिटेल के साथ क्रिएटर को अच्छा शार्पनेस में कैप्चर किया होगा। ये इसीलिए होता है क्योंकि उसमें कोई फिल्टर्स या कोई लेंसेज यहाँ पे नहीं यूज होते, डायरेक्ट लाइट से आ रही है और सेंसर पे जाके इमेज बना रही है। तो हमारे पास तो ये सब गियर्स हैं नहीं। क्या कोई ऐसा रास्ता हो सकता है कि हम अपने स्मार्टफोन की मदद से भी अच्छे रिजल्ट ले पाएँ? तो इसका जवाब है हाँ, आप ये कर सकते हैं। कैसे? अगर आपको मून को डिटेल में कैप्चर करना है तो आपको कई सारे तरीकों से मून को कैप्चर करना होगा, जिसमें काफ़ी समय लग सकता है। काफ़ी समय का मतलब 2 महीने भी लग सकते हैं, 3 महीने भी लग सकते हैं। ऐसा क्यों? इसे आप एक एग्जाम्पल की मदद से समझ सकते हैं। एक तालाब है, उसमें से हमें 1000 लीटर पानी को निकालना है। हमारे पास 2 तरह के बर्तन हैं, एक 500 लीटर का है और एक 1 लीटर का है। 1 लीटर वाले बर्तन से पानी को निकालेंगे तो हमें 1000 बार डुबोना होगा और 1000 बार उसे खाली करना होगा, यानी कि लॉट्स ऑफ टाइम चाहिए होगा हमें। और हमारे पास अगर 500 लीटर का बर्तन है तो हम उसे 500 लीटर को 2 बार में निकाल सकते हैं और बहुत कम समय में निकाल सकते हैं। इसी तरह से टेलीस्कोप में भी जितना छोटा अपर्चर का लेंस या मिरर होगा उतनी कम लाइट को वो पकड़ पाएगा, और जितना बड़ा टेलीस्कोप होगा, जितना बड़ा उसका मिरर होगा, उतनी ज़्यादा लाइट को वो पकड़ पाएगा और एक सिंगल शॉट में भी उस डिटेल को दिखा सकता है जो आज हम 50 mm के टेलीस्कोप से निकाल के देखेंगे, वो भी प्रोसेस करके।
और हमारा जो टेलीस्कोप है वो इतना छोटा है, इसीलिए इतना ज़्यादा समय लगा है। मैंने मून को लगभग पिछले 2 से 3 महीनों से लगातार हर दिन कैप्चर यहाँ पे कर रहा हूँ। जिस दिन क्लाउड्स या ऐसी चीज़ें थी मैं मून को नहीं कैप्चर कर पाया, जैसे अमावस पे। आपको ये सब सुनकर लग रहा होगा पिछले 2.5 महीने से, हाँ ये सच है। आप देख सकते हैं मेरे पास जो डेटा है जो अब तक मैंने कलेक्ट किया है, जितना भी मैंने इसे ऑब्जर्व किया है, चाहे वो शाम में किया हो, दिन में किया हो, रात में किया हो या सुबह जल्दी उठ के किया हो, लगभग मैंने 100 GB डेटा को यहाँ पे कलेक्ट किया है, जिसमें हम मून के क्रिएटर्स को अच्छे से यहाँ पे देख पाएं। अब इस 100 GB डेटा में से लगभग 2 GB डेटा ही ऐसा है जिसे हम एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे अच्छी डिटेल में। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं जो 98% डेटा है वो स्क्रैप में है। अगर इतना सारा डेटा नहीं होता तो हम इसमें से छांट ही नहीं पाते। और आप यकीन भी नहीं करेंगे, मैंने काफ़ी अच्छे रिजल्ट लिए हैं जो आज की वीडियो में आपको आगे देखने को मिलेंगे। जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी उससे कहीं ज़्यादा मैंने अच्छा रिजल्ट ले लिया है। अब दोस्तों, मून को जब भी हम ऑब्जर्व करते हैं, चाहे वो उसकी शुरुआती स्टेज हो, चाहे वो हाफ मून हो या फुल मून हो, यहाँ पे कुछ लोगों का डाउट रहता है कि भाई शुरुआती स्टेज में तो अच्छी डिटेल्स हमें दिखती हैं, इवन यहाँ पे 50% जब मून होता है तब भी हमें काफ़ी अच्छे क्रिएटर देखने को मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है? और कुछ लोगों का डाउट्स ये भी रहता है कि भाई आज मून फुल है, कल आधा हो गया, आज दिख नहीं रहा, आज शाम को दिखा था, आज ये दिखा था, ऐसा क्यों होता है? तो उनके लिए एक एग्जाम्पल लाया हूँ जिनको नहीं पता है, लाइव एग्जाम्पल। ये मेरा टेलीस्कोप है, इसे आप अर्थ मान सकते हैं, और सामने एक मैं मून रख रहा हूँ, प्रोटोटाइप है, और एक आर्टिफिशियल मैंने सन बनाया है, यानी लाइट है जो इस पे पड़ेगी। कैसे यहाँ पे हाफ मून और फुल मून होता है। यहाँ पे मैं सन को स्थिर नहीं रखूंगा, बल्कि यहाँ पे सन स्थिर रहता है। यहाँ पर जब मून 1 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी का चक्कर लगाता है और 27 दिनों में ये एक ऑर्बिट को पूरा करता है पृथ्वी के, तो यहाँ पे जो सन से लाइट आ रही है वो डिफरेंट एंगल से पड़ती है और हमें पृथ्वी पे रह के वो दिखाई देती है। जैसे आप देख सकते हैं, मैं अगर मून पर साइड से लाइट मार रहा हूँ तो हमें हाफ मून यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और इसके और बिल्कुल सामने से मैं लाइट मार रहा हूँ तो इसे थोड़ा शुरुआती स्टेज की तरह यहाँ पे लग रहा है। और मैं इसके बिल्कुल स्ट्रेट से, यानी कि बिल्कुल अपने पीछे से लाइट मार रहा हूँ, यानी कि सन पीछे है और बीच में हम है और सामने मून है, तो यहाँ पे फुल मून हमें दिखाई देता है। तो कुछ इस तरह से काम करती है लाइट। तो दोस्तों, शाम का समय हुआ है, मैं अपने खेतों पर आया हूँ और सनसेट काफ़ी प्यारा यार हो रहा है, कितना अच्छा है। और मैं जिस पे बैठा हूँ ये है यूरिया, और ये इस खेती में बिखरेगा। उधर हमारे पापा कर रहे हैं कृषि कार्य, वो आप देख रहे होंगे ये। तो अभी दोस्तों आज है 21 मई, और बैकग्राउंड में आपको दिख रहा होगा ये यहाँ पे कहाँ गया, ओ थोड़ा सा फोकस, ये वीनस, और नीचे है मून यहाँ पे कहीं पे। मैं बैकग्राउंड में फोकस करके दिखाऊँ आपको, और एक ही फ्रेम में मून भी आ रहा है हमारा और हमारा वीनस भी आ रहा है भाई साहब। और ये मैं हूँ, और यार अभी यहाँ पे ऑलमोस्ट 8 बज चुके हैं, 5-10 मिनट ही होंगे बस 8 बजने में रात के। और यहाँ पे दिन में यार इतनी लाइट है मेरे यहाँ पे, मेरी लोकेशन पे जहाँ मैं रहता हूँ। देख सकते हैं बैकग्राउंड का पैनोरामा भी है, और ये टेलीस्कोप रखा है, मेरी टाइम मशीन, ये मेरे दिल के करीब रहती है, दिल के करीब। तो गेन काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि शाम हो चुकी है, उसने हमारे कैमरा ने सारा एक्सपोजर बढ़ा दिया है, जिससे इतना सारा गेन और ये तिलमिलाहट दिखाई दे रही है। मेरा फ़ोन भी ओवरहीट हो रहा है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात जो बहुत ज़रूरी है, मैं बात कर रहा हूँ कैप्चरिंग। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के डेटा को ठीक से कैप्चर ही नहीं कर पाएंगे तो हम उसमें से डिटेल्स कैसे निकालेंगे। डिटेल्स, बार बार मैं इस वर्ड का यूज कर रहा हूँ। आपको भी लग रहा होगा ये पागल तो नहीं हो गया है, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ। मैंने अपने इस डेटा में से ऐसी चीज़ को निकाला है जो मैं चाहता था, वो मुझे मिल गया है और डिटेल्स में मिला है। वो तो अभी आगे आपको पता लगेगा। कैप्चरिंग करने से पहले हमें कुछ ऐसी बातों का ध्यान रखना है जिसमें बहुत से लोग बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। आपके पास एज़ेमथ माउंट हो सकता है, EQ माउंट हो सकता है, या गो टू सिस्टम हो सकता है, जिसमें एज़ेमथ और EQ माउंट मैनुअल होते हैं, जिन्हें हमें मैनुअल ट्रैकिंग करके ऑब्जेक्ट को फ्रेम में लेना होता है। अब यहाँ पे मेनली बात आती है मैनुअल ट्रैकिंग, चाहे वो EQ मैनुअल माउंट हो या एक एज़ेमथ माउंट हो। अब आपको मैनुअल ट्रैकिंग के दौरान, चाहे आपके पास कोई एस्ट्रोनॉमी कैमरा है या कोई स्मार्टफोन है या कोई DSLR है, ये फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है कि हमने जिस भी ऑब्जेक्ट को फ्रेम में लिया है वो फोकस में है, हिल डुल तो नहीं रहा है हवा के कारण। अगर ऐसा हो रहा है तो पहले उसे स्टेबल बनाइए फ्रेम में, तब आप कैप्चरिंग स्टार्ट कीजिए, जिससे हमें एक स्टेबल इमेज मिले और अच्छे फ्रेम्स मिले जिनमें डिटेल्स हमें दिख पाएँ, जिससे जब हम उसे प्रोसेस करें तो हमें किसी भी तरह की नॉइज़ का सामना ना करना पड़े। और बहुत से लोग एक सबसे बड़ी गलती करते हैं, कैप्चरिंग स्टार्ट करने के दौरान मैनुअल ट्रैकिंग करते हैं और वो ऑब्जेक्ट हिलता डुलता रहता है, और जब वो प्रोसेस करते हैं तो उन्हें अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं और वो डिमोटिवेट होते हैं और परेशान होते हैं कि हमारे टेलीस्कोप से अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है।
क्योंकि मैंने YouTube पर देखा है बहुत से लोग मुझे मेंशन करते हैं तो उनके वीडियोस मेरे पास आते हैं तो वो इसी तरह की गलती करते हैं जो मैं कमेंट में उन्हें बताता भी रहता हूँ। और मैंने इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मून को दिन में भी देखा, काफ़ी प्यारा लगता है, लेकिन उतनी डिटेल्स नहीं मिलती हैं जितनी रात में हमें मिल जाती हैं। अब यहाँ पर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आपने ये वाला वीडियो ज़रूर देखा होगा जिसमें मून के क्रिएटर काफ़ी ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे दिख रहे हैं और बहुत से लोगों ने कमेंट भी किए थे अल्ट्रा प्रो मैक्स जूमिंग। असल में ये वीडियो मैंने कैप्चर किया था सुबह के समय में जब सनराइज़ होने वाला था। उस टाइम मून काफ़ी अच्छा लग रहा था, ज़्यादा नॉइस नहीं थी आसमान में क्योंकि सारे वाहन सारी चीज़ें शांत हो जाती हैं तो हमारा एटमॉस्फेयर भी उस टाइम थोड़ा कुछ साफ हो जाता है। आप यहाँ पे लाइव कैप्चरिंग के दौरान देख सकते हैं बिना स्टैक किए काफ़ी अच्छे क्रिएटर की डिटेल यहाँ पे दिख रही है क्योंकि यहाँ पे मून का फेज 50% है, इसलिए यहाँ पे अच्छे से डिटेल हम देख पा रहे हैं मून की। और कुछ लोगों का यह मानना है कि जब फुल मून होगा हम तभी अच्छे से फुल मून को कैप्चर कर पाएंगे, लेकिन दोस्तों ये बहुत बड़ा मिथ है। यहाँ पर मैंने मून को मैपिंग करके भी कैप्चर किया है जिसमें मैंने मून के पार्ट में कैप्चर किया, यानी बहुत सारे फोटोज अलग अलग लिए हैं। और यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर था जिससे मैं पैनोरामा बनाता था, आप इसे स्मार्टफोन पे भी कर सकते हैं। आपको काफ़ी सारी इमेज लेनी है, चाहे वो लैंडस्केप में आप किसी प्रकृति की ले रहे हैं या आप मून की भी यहाँ पे ले रहे हैं तो वो आपको मून को पूरा बना के आपके सामने रख देगा। अगर आप पीसी पर कर रहे हैं तो एक सॉफ्टवेयर पीसी के लिए भी होता है इमेज कंपोजिटर करके, उसमें भी मैंने यहाँ पे मून को काफ़ी अच्छे से पार्ट को जोड़ के देखा है तो काफ़ी अच्छा काम यहाँ पे बनता है क्योंकि इसे मैं बहुत पहले से यूज़ करता था। और दोस्तों मेरे मन में जिस भी तरह से कैप्चर करने का मन आया मैंने सारी तरह से कैप्चर किया, इसलिए मेरे पास 100 GB से भी डेटा ऊपर यहाँ पे हो गया था, चाहे वो रो डेटा को लेना हो या रो इमेज को लेना हो, जो एक एक इमेज 30-30 MB तक यहाँ पे जाती थी रो डेटा में। क्योंकि मेरे स्मार्टफोन में 64 मेगापिक्सल का सेंसर इसमें लगा हुआ है और जब इससे रो इमेज निकालते हैं तो अप्रोक्स इतनी ही MB की इमेज बनती है। और दोस्तों कैप्चरिंग करना इतना आसान भी नहीं था क्योंकि बीच बीच में मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब होते रहते थे। चलो उन्हें तो हम झेल लेते हैं, लेकिन दोस्तों जब आपका नुकसान हो जाए उन्हें कौन झेलेगा, आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। और मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ क्योंकि मैंने जो अपने टेलीस्कोप पे मोबाइल होल्डर बनाया था उसमें एक स्प्रिंग लगा हुआ था जिसमें मुझे खींच के अपने स्मार्टफोन को लगाना होता था और ऐसे ही मैं कर रहा था और मेरा स्मार्टफोन मेरे हाथ से छूटा और वो गिर गया। फ़ोन के गिरने की स्पीड से और आवाज़ से मैं समझ गया था मेरा फ़ोन जा चुका है, यानी फूट चुका है। अब ये तो नहीं पता था डिस्प्ले गया, बैक गया या कैमरा गया। मैंने फ़ोन को उठाया और सबसे पहले स्क्रीन की साइड से देखा तो ऊपर जो प्रोटेक्शन कांच लगा होता है वो टूट चुका था, लेकिन जैसे ही मैंने पीछे घुमा के देखा तो पूरा का पूरा ग्लास क्रैश हो चुका था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुआ और दुखी भी हुआ। फूटने से पहले मेरा स्मार्टफोन कुछ ऐसा दिखता था और फूटने के बाद में मेरा स्मार्टफोन कुछ ऐसा दिख रहा था। अब डिमोटिवेट क्या होना, जो हो गया वो तो हो गया। ये दुखी की बात तो थी लेकिन मैं दुखी नहीं हुआ, उसे अवॉइड किया और मैंने अपने काम पे फोकस किया और खूब सारी कैप्चरिंग की इस फूटे हुए फ़ोन से ही। अब दोस्तों आप में से बहुत से लोगों ने इस पूरे वीडियो को लगभग 360p की क्वालिटी पर यहाँ पे देखा होगा। अब मैं आगे का वीडियो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 720 पर जाएं, जिससे आपको डिटेल्स अच्छे से पता लग पाएंगी कि हाँ हमने क्या निकाला है। उससे भी ऊपर आप जा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मिनिमम आप 720p पर देखें। अब दोस्तों फाइनल रिजल्ट मैंने यहाँ पे निकाल लिए हैं, मून फाइनल करके मैंने एक फोल्डर यहाँ पे डेस्कटॉप पे बनाया है और ऐसे रिजल्ट को निकाला है, ज्यादा खिचड़ी नहीं पकाई है। जो मुझे अच्छे लगे कि हाँ आपको दिखाने चाहिए, सिर्फ वही रिजल्ट आपके सामने में लेकर आया हूँ। दोस्तों सबसे पहले मैंने फुल मून को डायरेक्ट जैसे मैं इमेजिंग कर रहा था, बिना मैपिंग करके या बिना प्रोसेस करके, रो डेटा में कुछ ऐसा हमें दिख रहा था विदाउट किसी जूम के और नॉर्मल जो मुझे दिख रहा था। मैंने ऐसे करके जो प्रोसेस इसे किया तो स्टैक करने के बाद में मुझे डेटा ये वाला मिला, तो प्रोसेस करने के बाद में कुछ ये वाला रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिला। इसमें दोस्तों क्रोमेटिक एवरिएशन बहुत ना के बराबर है, लेकिन इसमें डिटेलिंग खो दी है हमने, क्योंकि यहाँ पे हमने शटर स्पीड को कम किया था जिससे सेंसर पे बहुत छोटी इमेज यहाँ पे बन रही थी, यानी कम पिक्सल्स में इमेज यहाँ पे बन रही थी, जिससे हम डिटेल नहीं निकाल पाए। पिक्सलिंग हमें यहाँ पे नजर आ रही है, लेकिन अब जब हम इसे यहाँ पे देख रहे हैं तो काफी अच्छा मुझे यहाँ पे लग रहा है। इसका मैंने ब्लैक एंड व्हाइट वर्जन निकाला तो ये इसने भी मुझे काफी अट्रैक्ट किया, और ये वाला मैंने इंस्टाग्राम स्टोरी पे लगाया था तो आपने पसंद किया था। और दोस्तों हम किसी भी चीज को प्रोसेस करते हैं तो उसे दूर से हम देखते हैं तो हमें पिक्सलिंग नजर नहीं आती और उसकी डिटेल्स हम यहाँ पे देख पाते हैं। जैसे मैंने ये वाला फोटो देखा है तो डिटेलिंग अच्छी चमक रही है, क्रिएटर भी चमक रहे हैं, ऐसा लग रहा है कितने अच्छे क्रिएटर हैं, लेकिन हम जूम करते हैं तो यहाँ पे क्वालिटी घट जाती है। इसके बाद मैंने इसे और प्रोसेस किया, ISO घटा के शटर स्पीड को बढ़ाया जिससे हमें अच्छा
इमेज मिले, तो इसमें थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ी। अब इस पिक्सलिंग कम यहाँ पे नजर आ रही थी, लेकिन इसमें क्रोमेटिक एवरिएशन की स्टार्टिंग यहाँ पे हो चुकी थी, क्योंकि हम एक होममेड टेलीस्कोप यूज कर रहे हैं, उसमें 3rd क्लास आईपीएस की कैटेगरी में आता है, जिससे मैं ये रिजल्ट यहाँ पे ले रहा हूँ। ब्लैक एंड व्हाइट वर्जन में आप इतना जज यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे फिर भी डिटेलिंग कुछ ठीक ठाक यहाँ पे दिख रही है। मैं आपको फिर से कहूंगा कि आप इसे बिना जूम के देखें तो आप अच्छे से यहाँ पे देख पाएंगे। तो यार काफी अच्छा मुझे ये वाला मून यहाँ पे लगा है। कैसा लगा आपको मुझे नीचे कमेंट करके बताना। उसके बाद दोस्तों मैंने जो मैपिंग की थी, काफी सारे रियल लिए थे, लगभग 600-700 फोटो या उससे भी ज्यादा मैंने फोटो लिए थे। तो उसमें जो मैंने स्टिच किया है वो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन ये वाला फोटो इस वीडियो का मेन पार्ट है, इसलिए मैंने इसे सिंगल रखा है। इसमें कोई भी डिटेलिंग आपको यहाँ पे नहीं चमक रही होंगी, खाली स्टिच करके मैपिंग करके मैंने ये निकाला है। इसमें काफी डिटेल यहाँ पे चमक रही है। ये फोटो क्यों खास है अभी आगे आपको पता लगेगा, क्योंकि इसमें से मैंने ऐसी डिटेल को निकाला जो मैं चाहता था वो मैंने निकाल लिया है। अब यहाँ पे दोस्तों बात आती है फुल मून को अच्छे से डिटेल में कैसे कैप्चर करें भाई। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने मैपिंग की थी, तो आप देख सकते हैं मैपिंग करके मैंने जब स्टिच किया, यानी कि बहुत सारे फोटो को जोड़ के देखा उस कंपोजिटर की मदद से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कहीं कहीं डिटेल्स खोदी हमने, कहीं कहीं डिटेल्स हमें यहाँ पे चमक रही थी। लेकिन बहुत सारी मेहनत, यानी सारे फोटो को एनालाइज करने के बाद में हमने बहुत सारे रिजल्ट यहाँ पे निकाले। मैंने 3 तरह की यहाँ पे स्टिचिंग की। सबसे पहली स्टिचिंग ये वाली थी, इसमें आप देख सकते हैं मून काफी अच्छा लग रहा है और इसमें क्रोमेटिक एवरिएशन कुछ भी यहाँ पे नहीं चमक रहा, लेकिन कहीं कहीं हमें डिटेलिंग नहीं चमक रही, जैसे कि यहाँ पे डिटेलिंग नहीं चमक रही थी, और ऊपर जाए तो ऊपर डिटेलिंग हमें सब में चमक रही थी। और यहाँ पे आप पता कर सकते हैं कि हाँ ये हमने स्टिच किया है, यानी कि यहाँ पे जोड़ा है फोटो को मिला के, तो यहाँ पे आप पता कर सकते हैं। उसके बाद हमने अगला 2 फोटो यहाँ पे निकाले, जिसमें मुझे ये वाला फोटो आप देख सकते हैं, इसमें भी डिटेलिंग आनी स्टार्ट हो गई बॉटम साइड में, क्योंकि पिछले फोटो को हम जूम करके देखें तो इसमें कोई डिटेल हमें नजर नहीं आ रही है, लेकिन जब हमने अगली स्टिचिंग की तो इसमें और डिटेल आई, और एक बार और मैंने स्टिच किया छांट के, तो आप देख सकते हैं इसमें फाइनली बहुत सारी डिटेल्स हमें नजर आने लगी। चाहे आप किसी भी तरफ जाइए आपको आराम से यहाँ पे डिटेलिंग नजर आ जाएंगे, और क्रेटर जो है साइड में आराम से विजिबल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों साइड से जब लाइट पड़ती है मून पे तो क्रेटर में शैडो बनती है, जिस वजह से हम क्रेटर को अच्छे से देख पाते हैं। अगर सामने से लाइट पड़ती है तो हम क्रेटर को नहीं देख पाते हैं, जिससे वो फेड हमें यहाँ पे दिखाई देता है। जैसे ये वाला क्रेटर है, इसमें सामने से लाइट पड़ रही है, इसमें कोई शैडो नहीं बन रही, तो हम इसे डिटेल में नहीं देख पा रहे हैं। यही मेन कारण होता है कि हम फुल मून में सिंगल शॉट में अच्छे से डिटेल नहीं कैप्चर कर पाते हैं। अब इस फोटो में थोड़े थोड़े मिनरल्स आपको देखने को मिल रहे होंगे, लेकिन कुछ ऐसे ब्लॉकेज हो गए हैं हमारे स्मार्टफोन की वजह से, जिसे हम नहीं देख पा रहे हैं। मैंने फिल्टर्स में से गुजारा तो कुछ ऐसे रिजल्ट हमें देखने को मिले, कुछ ये वाले मिले, इसमें मिनरल्स के कलर ठीक ठाक से चमक रहे हैं, लेकिन उस क्वालिटी की तो नहीं चमक रहे हैं। लेकिन उसके बाद ब्लैक एंड व्हाइट यहाँ पे मैंने निकाला, तो ब्लैक एंड व्हाइट में आप देख सकते हैं डिटेल्स और अच्छे से उभर के आई हैं। यहाँ पे आप पिक्सल देख रहे हैं, पिक्सलिंग इतनी यहाँ नहीं हो रही, क्योंकि हमने ये 200 मेगापिक्सल का फोटो यहाँ पे बनाया है काफी सारे फोटो को जोड़ने के बाद में। फिर हमने और प्रोसेस किया, यहाँ पे जैसे प्रोसेस करते गए क्वालिटी घटती चली गई। उसके बाद फाइनल रिजल्ट जो मैंने निकाला वो मेरा ये वाला था। इससे ज़्यादा मैं इसे प्रोसेस नहीं कर पाया स्टिचिंग के द्वारा, क्योंकि ये मैंने पहले वाली जो स्टिचिंग है उससे मैंने कलर्स यहाँ को निकाला है। देख सकते हैं ये मिनरल्स के कलर हैं। यहाँ पे ठीक ठाक मैंने फुल मून को कैप्चर किया है, इससे ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। सिंगल शॉट में कोई हमने प्रोसेसिंग नहीं की है, सिर्फ ओनली स्टिचिंग करके मैपिंग करके इस फुल मून को कैप्चर किया है। प्रोसेसिंग करेंगे फ्यूचर में बड़े टेलीस्कोप से, तब हम डिटेल में बात करेंगे हर एक क्रिएटर की, हर एक चीज़ की। और आप बताना इनमें से आपको कौन सा रिजल्ट बढ़िया लगा। मेरा फेवरेट ये वाला है, क्योंकि मैंने इसमें कलर्स को अच्छे से यहाँ पे देख पाया हूँ। और दोस्तों जब हाफ मून था, मैंने मून को कैप्चर किया और उसे स्टैक भी करके देखा, तो पहला रिजल्ट रॉ डेटा के रूप में कुछ ऐसा था, आप देख सकते हैं। उसके बाद हमने इसे प्रोसेस किया, तो यहाँ पे स्टैक करने के बाद में कुछ ऐसा रिजल्ट हमें मिला, और फाइनल रिजल्ट जो हमने निकाला इसका वो ये वाला था। इसमें डिटेलिंग ठीक ठाक से क्रिएटर की चमक रही थी, लेकिन इतना अच्छा नहीं है। लेकिन हम पता कर पा रहे थे कि हमने ये प्रोसेस किया है, इतना खास रिजल्ट नहीं आया। आपको कैसा लगा मुझे बताना। यहाँ पे मैंने एक पार्ट की मैपिंग की थी, जिसमें यहाँ पे रॉ डेटा में आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से था। जब मैंने इसे स्टैक किया तो कुछ रिजल्ट ये वाला आया, और फाइनल रिजल्ट मैंने ये वाला निकाला। इसमें आप देख सकते हैं क्रिएटर की डिटेल्स यहाँ पे निकल कर आई, जो पहले नहीं चमक रही थी वो यहाँ पे निकल के आ गई थी, लेकिन इसमें काफी ज्यादा नॉइस यहाँ पे हो गई थी, आप देख सकते हैं। तो फिर भी ठीक ठाक यहाँ पे रिजल्ट निकल के आ चुका था। और मैंने सिंगल शॉट में जो 64 मेगापिक्सल से लिया था फोटो, एक ये वाला था। इसमें आप देख सकते हैं डिटेल्स क्रिएटर की कितनी ज्यादा दिख रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जितनी ज्यादा शैडो यहाँ पे पड़ रही है उतने अच्छे क्रिएटर यहाँ पे चमक रहे हैं। मैंने इसे एडिट किया, ये वाला ब्लैक एंड व्हाइट वर्जन देखें आप कितना अच्छा है। उसका थोड़ा सा और एडिट किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी डिटेल्स, भाई साहब ऐसा लग रहा है मैं पहुंच जाऊं किसी ना किसी गड्ढे में जाके रहने लगूं। यहाँ पे बहुत से लोग कहते हैं मैं क्रिएटर बोल रहा हूँ, नहीं क्रिएटर नहीं है, क्रिएटर है, गड्ढे हैं। और बहुत सारे रिजल्ट हैं यार, अब मैं आपको क्या ही दिखाऊं। ये मैंने प्रोसेस करके कुछ ऐसा निकाला, ब्लैक एंड व्हाइट वर्जन, कलर वर्जन ये है। इस तरह से बहुत सारे फोटो यार मैंने लिए हैं। मैंने मून को फेज में भी कैप्चर किया है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। कुछ इस तरह से फेज हैं मून के, ये ऐसे 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 जो भी हैं।
मैं कम्युनिटी पोस्ट कर दूंगा, तब आप यहाँ पे देखना। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने फुल मून भी दिखाया, हाफ मून भी दिखाया और उसके क्रिएटर को ठीक से भी यहाँ पे दिखाया जो डिटेल में यहाँ पे दिख रहे थे। लेकिन मेरा मकसद ये नहीं था। इतने दिनों से मैं मेहनत कर रहा था कि वो एक ऐसा समय आए जिससे मैं मून को 3D में कैप्चर कर पाऊँ। 3D का मतलब समझ रहे हैं आप? अगर हम पृथ्वी में से पानी को पूरा निकाल दें तो पृथ्वी कुछ इस तरह से दिखाई देगी, ऊबड़ खाबड़, ऊंचे नीचे टीले यहाँ पे आपको चमकेंगे। इसी तरह से मैं मून को भी कैप्चर करना चाह रहा था कि उस पर तो पानी है नहीं, तो उसमें भी घाटियां होंगी। 3D में कैसा लगेगा मून, क्योंकि यार आज तक किसी ने ऐसा करके नहीं दिखाया था और इसे ही मैं कैप्चर करना चाह रहा था। इसीलिए मैंने 2 महीने तक लगातार कैप्चरिंग की, जिसमें मुझे अच्छा रिजल्ट मिलता कि हाँ उसकी घाटियों को देख पाऊँ। वो रिजल्ट मैंने यहाँ पे निकाल के आपके सामने रखा। वो ये है यहाँ पे जो मेन पार्ट ऑफ वीडियो मैंने यहाँ पे लिखा है। अब दोस्तों मैंने फोटो को स्टिच करके सिंगल शॉट में ये वाला रिजल्ट यहाँ पे निकाला, जिसमें आप देख सकते हैं मैंने बिना किसी एडिटिंग के, बिना किसी चीज़ के, इसके जो मिनरल्स से कलर्स हैं जो निकल के आ रहे हैं वो यहाँ पे साफ देखे जा सकते हैं। उतने साफ तो नहीं है और ना ही इसमें डिटेलिंग आपको दिख रही होंगी क्रिएटर की, लेकिन यहाँ पे ये फोटो मेरे लिए इस वीडियो का मेन पार्ट है। कैसे मैंने इसे धीरे धीरे प्रोसेस किया और 3D की तरफ यहाँ से मैं लेके गया। कैसे अब आप देखें, मैंने थोड़ा सा प्रोसेस किया कुछ इस तरह से। जैसे जैसे मैं प्रोसेस करता जाऊँगा इसकी जो घाटियाँ हैं वो आपको यहाँ पे दिखती चली जाएंगी। ये वाला फोटो आप यहाँ पे अब देखें। इसमें मून को आपको ऊंची नीची घाटियाँ आपको साफ यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे पानी भरेंगे इस वाले क्रिएटर में तो यहाँ से निकल के यहाँ पे आ जाएगा। एक सस्पेंस और है इस फोटो में, वो अभी थोड़ा आगे बताऊंगा। दिल है मेरा लगा हुआ और इसमें मैंने दिल को ढूंढा, क्योंकि बहुत साल पहले मून में मैंने दिल को देखा था और उसे मैं डिटेल में देखना चाह रहा था और मैंने फाइनली वो आज कर दिखाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनरल्स के कलर्स हैं और क्रोमेटिक एवरिएशन भी है, लेकिन वो अवॉइड करना क्योंकि हमने आज जो करा है वो आज तक किसी ने नहीं किया है। इसके बाद मैंने और इसे प्रोसेस किया, ब्लैक एंड व्हाइट में निकाला, थोड़ा कलर कम करके, तो आप देख सकते हैं और अच्छे से घाटियां यहाँ पे चमक के आ रही हैं और डिटेल्स काफी अच्छी हैं क्योंकि हमने 64 मेगापिक्सल से लिया था, ज्यादा से ज्यादा हम डिटेल एक्सट्रैक्ट कर पाए। यहाँ पे ये वाला कलर में आप और अच्छे से देख सकते हैं। अगर यहाँ पे इस वाली पहाड़ी पे से पंची जंपिंग लगाएंगे तो आप यहाँ से फ्लोट करते हुए यानी कि उड़ते हुए नीचे यहाँ पे आएंगे। तो ये देख सकते हैं यार 3D में मून यार मुझे काफी अट्रैक्ट यहाँ पे कर रहा है। उसके बाद और रिजल्ट मैंने यहाँ पे निकाले और रिजल्ट निकाले। यहाँ पे ये वाला रिजल्ट फाइनल था मेरे लिए, क्योंकि इसमें मैंने बहुत हल्का सैचुरेशन को रखा था जिसमें मिनरल्स भी यहाँ पे दिख रहे हैं और यहाँ पे दिल भी दिख रहा है। आपको दिखा? नहीं दिखा? मैं आपको दिखाता हूँ। जब मैं इसे जूम करता हूँ तो दिल 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 ये चमक गया है। मेरे दिल के पास रहता है मून और इसे मैं कैप्चर करना चाह रहा था। फाइनली ये घाटियां हैं, इसके चारों ओर ये उभरा हुआ पहाड़ है और यहाँ पे कुछ इस तरह से यहाँ पे मून चमक रहा है। ये आपको लग रहा होगा क्या उबड़ खाबड़ सा दिखा दिया है, लेकिन दोस्तों ये मेहनत है और मैं मून को 3D में ही कैप्चर करना चाह रहा था, जिसमें मैंने इतने अच्छे रिजल्ट यहाँ पे निकाले हैं। ये देखिए इसमें और अच्छे से दिल यहाँ पे नजर आ रहा है। तो भाई साहब यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इन फोटो को देख के। आप हैं कि नहीं? क्योंकि जो मैं चाह रहा था वीडियो में, मून को तो हम क्रिएटर को डिटेल में कभी किसी और वीडियो में अपने बड़े टेलीस्कोप से करेंगे, अपने 50mm से नहीं हो पाया क्योंकि हमारे पास स्मार्टफोन है और इसीलिए मैंने यहाँ पे मून को 3D में कैप्चर करना चाहा और वो हमने आज यहाँ पे कर पाया। मैंने बहुत और रिजल्ट निकाले और 3D में बनाना चाहा लेकिन नहीं बना पाया। ये फाइनल रिजल्ट मैंने छांट के बहुत सारी मेहनत के बाद यहाँ पे निकाला है। प्राउड फील कर रहा हूँ अपने आप पे, क्योंकि यार मैं 3D में देखना चाह रहा था मून को, कैसी कैसी घाटियाँ हैं, कितने ऊंचे टीले हैं, कितने नहीं हैं, वो यार यहाँ पे चमक के आसानी से रख रहे हैं। तो दोस्तों आपने देखा कितनी मेहनत जाती है, जिसे कोई यहाँ पे भारत में नहीं कर पाया वो हमने यहाँ पे फर्स्ट टाइम में। अगर उतनी डिटेल तो हम घाटियों को नहीं कर पाए, आगे और अच्छे से हम 3D में कैप्चर करेंगे इन फ्यूचर में, लेकिन फिलहाल हमने अपने 50mm के टेलीस्कोप से 3D में मून को कैप्चर किया और मेरे दिल को भा गया। आपको कैसा लगा मुझे बताना। अब तो सब्सक्राइब करना बनता है यार, मोटिवेट करो सब्सक्राइब करके, लाइक करके। इस वीडियो पे 1000 से ऊपर लाइक जाने चाहिए। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, मिलेंगे किसी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।